इंडिया इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा ये तो बताओ हमें इंडिपेंडेंस मिली किससे? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हमें टेक ओवर कब करा था, कौन से ईयर में? पढ़ाया तो होगा तुम्हें हिस्ट्री में। अब देखो है क्या कि हमारे कोर्स में तो ये चीजें बचपन से डाली गई कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, पूरी चीजें तुमने पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा हो, पर तुम्हें आया नहीं। क्योंकि ये क्यों नहीं आया? कोर्स में डाला। आई रियली रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू हेट हिस्ट्री। ठीक है, बट टुडे आई लव हिस्ट्री। बिकॉज आज मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की वीडियोस देखता हूँ, समझता हूँ, रीड भी करता हूँ कहीं पे, तो वो मेरे पेपर में नहीं आना होता। ठीक है, वो मुझे समझना होता है, तो वो मेरे दिमाग में रहता है, वो मैं भूलता भी नहीं। ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें सच से बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी ब्रश अप ही कर रहा था क्या क्या हुआ था इवेंट्स, क्योंकि भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरे अराउंड 9-10 महीने पहले चैप्टर कराया था, क्योंकि टर्म वन के बाद आया नहीं ना टर्म टू। और ये वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ाते हैं, दिस इज नॉट कोर्स। ये जो अभी स्टार्टिंग हो ये तो नॉलेज है कि क्या हुआ क्या। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें पसंद आएगा, तुम्हें समझ आएगा। सन 1600 की बात थी। ठीक है, अंग्रेजी रानी पागल हो गई, एलिजाबेथ। ठीक है, सामने देख रहे हो ये जो इंक का पॉट लग रहा है ना तुम्हें, ये इंक का पॉट नहीं है, दारू पीती थी। ठीक है, इसने तो भैया फतवा जारी कर दिया कि जाओ जाके इंडिया में कब्जा करके आओ। ठीक है, अब जो इनके जो वॉइस रॉयस थे वो आके बैठे, वो देखो एक कह रहा क्या हो गया, क्या आंटी क्या बोले जा रही है, कह रहे इंडिया पे कब्जा करो। तो अब पता नहीं है, हमारा फूफा लगे है वो, उसको कब्जा करने जाएंगे तो इतनी पिटाई होगी कि पता नहीं चलेगा। उन्होंने से समझाया कि देखो ताई, पंगे नहीं लेने इंडिया से, शांत बैठ। मान गई ताई। फिर ये इन्होंने कहा चलो कहीं तो कब्जा करो, ऐसे ही खाली बैठे रहोगे, कहीं कब्जा करके आओ। तो कहा देखो जो हमारे पड़ोसी हैं, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, उन्होंने ना कब्जा कर रखा है इस रीजन पे। का ये कौन सा रीजन है? इस रीजन को नाम दिया जाता था ईस्ट इंडीज। इंडिया के ईस्ट वाली कंट्री ईस्ट इंडीज। क्योंकि बेटा पहले इंडिया इतना सा नहीं था ना, इंडिया जो था वो काफी विशाल था। ये वाला हिस्सा तो नहीं, बट हाँ इधर से काफी हिस्सा जो था। हाँ अफगानिस्तान इंडिया में आता। ठीक है, तो इंडिया का हिस्सा बहुत ज्यादा था, ईरान का पार्ट भी आता था, पाकिस्तान भी, किर्गिस्तान भी, अफगानिस्तान का भी काफी पार्ट आता था। अफगानिस्तान में फिर भी बॉर्डर था, उधर के लोग अलग थे, बट और उसके ऊपर ईरान लगता था यानी पर्शिया, वो अलग थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा इधर कब्जा करो। अब जब वो यहाँ पहुंचे तो डच ने, फ्रेंच ने, पोर्तुगीज ने इन्हें दो चार थप्पड़ मार के कल निकलो यहाँ से। क्योंकि पहले के टाइम पे जो इंपॉर्टेंस होती थी वो कोस्टल रीजन की होती, और ये कोस्टल रीजन, क्योंकि वहां से शिप आ जा सकती थी, तो पोर्ट्स पकड़े जाते। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होता था, क्योंकि जो कोस्टल रीजन है वहाँ वाटर है, वाटर है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। और जो चीजें नीचे हैं साउथ में, उधर भी एग्रीकल्चर अच्छा ही होता है, क्योंकि नॉर्थ में तो बर्फ है, बर्फ में क्या हुआ। तो इसीलिए ये जो नीचे वाली बेल्ट थी ना, ये बहुत काम की थी। तो इधर कब्जा करना बहुत जरूरी था, और इधर चले जाओ तो डेजर्ट। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि ये वाली जो बेल्ट है, ये वर्ल्ड के लिए एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट बेल्ट, और ये उसी टाइम पे थी। ठीक है, अब तो क्योंकि बहुत चीजें आ गई ना, तो वो वहां से निकल गए, कह रहे कहाँ जाए कहाँ जाए। फिर क्या कहते हैं, थोड़े साल धक्के खा के ये फिर आ गए इंडिया की डोर मुंह काला करा। ठीक है, कहा इंडिया जाएंगे, कहा देखो वो नहीं हो रहा तुमसे तो इंडिया को ही पकड़ो। अब जब वो इंडिया आए तो ये इंडिया पे कब्जा नहीं कर पाते, एंटर नहीं कर पाते, बट हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना, अतिथि देवो भव, इसने बैंड बजाई। चेन्नई के, ठीक है, चेन्नई के एक, मद्रास कह लो, तो उस टाइम पे मद्रास था, मद्रास के एक राजा ने कुछ पैसों के लालच में और थोड़ी हॉस्पिटैलिटी के कारण, देख रहे हो, इन गोरी चमड़ियां देख के उन्हें कह वो आए कि राजा जी हम आपके यहाँ से ना ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, आपके यहाँ इतना अच्छा अच्छा है, और हम आपके लिए हीरे जवाहरात लाए। क्योंकि हमारे देश के जो पुराने राजा है ना, उसमें 30-40% राजा ऐसे थे जो हवा में ही रहे, आलसी घोड़े, कि काम ना करना पड़े, फ्री के पैसे मिले। और हमें तो बचपन से एक बात सिखाई गई, ये जब हम सीए कर रहे थे तो हमारे बॉस ने एक बात सिखाई थी, जो प्रिंसिपल थे, मतलब हम आर्टिकल वो प्रिंसिपल,
कहते फ्री में अगर कुछ मिले ना तो वो चीज सबसे बुरी होती। कहते फ्री में तुम्हें कोई अपना बुखार दे, बुखार भी मत लेना उसको। कहते सर वो तो लेना ही नहीं होता। पर हाँ, फ्री में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो हुआ क्या, ये राजा जी गोरी चमड़ी के लालच में आके, देख के, और पैसों की लालच में आके, और थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में मान गए, और इन्होंने जगह दे दी किसे? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को जगह दी तो दी ट्रेड करने की, ठीक है, थोड़ी तो अपनी बुद्धि खोल लेते, हल्का सा तो बुद्धि का प्रयोग कर लेते। उन्हें जगह दे दी इसलिए कि वो अपना वहां पे किला बना। देखो, किला क्यों बनाना है तुम्हें? तुम्हें तो ट्रेड करना है ना, बिजनेस करने आए हो ना, तुम दुकान लगाओ, ठीक है, तुम किला क्यों खोलो? तो वो चीज तो नहीं समझ आती बीच वाला। हाँ ये। हम्म, अब उन्हें ये फोर्ट सेंट जॉर्ज दे। अब उन्होंने किला बना लिया। अरे भैया, किला बनता है लड़ाई करने के लिए। कह रहे नहीं नहीं, हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए बना। का राजा है ना वहां पे सेफ्टी के लिए। कह रहे नहीं नहीं, का यहाँ पे लोग हमें लूटना नहीं। मान गए। और देखते ही देखते, देखो ये किला है उस टाइम पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, और देखते ही देखते वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद किले बनाते गए। आ जाते। और ये सारे 1690 में इतने इनके किले बनते। सूरत, बॉम्बे, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, ये सारी जगह उन्होंने कैप्चर कर ली। चलो ठीक है। अब उस टाइम पे माना जाता था कि स्पाइसेस जो है ना, वो ब्लैक गोल्ड की तरह, स्पाइस गोल्ड कह लो, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी तो थी नहीं, तो इसी को पैसे माने जाता था, ठीक है। तो अब उन्होंने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कोशिश करी डच ने, पोर्तुगीज ने, फ्रेंच ने, कि वो इनसे फाइट कर सकें यहाँ पे, पर ब्रिटेन इंडिया को छोड़ने के मूड में नहीं। ठीक है, इनके पास भी थोड़ा कब्जा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं था। पोर्तुगीज, ये देखो, फ्रांस के पास, पोर्तुगीज के पास, मतलब पोर्तुगीज लोग इस तरफ थे, फ्रेंच इस तरफ थे। तुम चाहो तो अभी भी देख सकते हो, पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है। और ये नीदरलैंड का कब्जा था नीचे, तो साउथ पे अच्छा कर रखा था। और उस टाइम पे बाकी जो कंट्री पे कंट्रोल था वो मुगल एम्पायर। पर देखो मुगल एम्पायर जो थी ना, मुगल एम्पायर का भी डाउनफॉल आना शुरू हो, क्योंकि हर एक जो राज्य होता है या फिर हर एक जो एम्पायर होता है, उसमें कभी ना कभी राहुल गांधी पैदा होता है, ठीक है। योर लेगेसी डाइज, ठीक है, हमेशा तो नहीं आप रूल कर पाओगे ना। तो मुगल एम्पायर का बुरा टाइम आ गया था। मुगल एम्पायर को ना हर तरफ से फाइट मिली। यहाँ से मराठास आ गए थे, यहाँ से सिख्स आ गए थे, और यहाँ से पर्शिया का अटैक था, ठीक है। पर्शिया ने अटैक करना शुरू कर, पर्शिया ने कई बार मुगल एम्पायर पे अटैक करा, पर हमेशा हार के जाता। बट इस टाइम पे उन्हें दिखा कि वो वीक हो रहे हैं, तो यहाँ से पर्शिया पूरे तगड़े जोर से आई, और यहाँ पे मराठास का पूरा जोर था, और धीरे धीरे मुगल एम्पायर छोटा होता है, ठीक है। कहते हैं 1739 में नादर शाह, उन्होंने अटैक करा था, और मुगल ये जो एरिया थी पाकिस्तान वाली, ये सब कैप्चर कर ली थी पूरी की पूरी। फिर बाद में क्या कहते हैं, नादर शाह वीक पड़ने लग रहा था, तो अहमद शाह अब्दाली ने इनका साथ दिया, और एट लास्ट मुगल एम्पायर इंडिया में खत्म होना शुरू हो चुका। अब मुगल एम्पायर जाने लगा, मराठास ग्रो करते गए, पर पीछे से एक चीज होती जा रही थी कि जो ब्रिटेन था वो अपनी आर्मी स्ट्रांग करता जा रहा, पर किसी का उनकी तरफ ध्यान ही नहीं, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे व्यापारी सोचा जाता, और व्यापारी हमेशा लड़ाई से डरता है। ये इंडियंस की मेंटालिटी थी, तो ये तो व्यापार करने आए, और ये रोते थे स्वीट, तो इन्हें लगता था ये क्या ही करें। बट धीरे धीरे इन्होंने अपने रंग दिखाए, अपनी आर्मी डेवलप करते गए 1748 में, क्योंकि इन्हें यहाँ पे आए हुए 100 साल हो गए थे। इन्होंने अपनी रूट पकड़ ली थी, इन्हें पता चल गया था कि जो इंडियंस है वो भोले हैं, और इन्हें गवार बनाया जा सकता। और उन्होंने 1750 में, सर रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने 1750 में अटैक कर दिया, क्या कहते हैं, कलकत्ता के रूलर, कोलकाता के रूलर। फ्रेंच ने उनका साथ दिया, और ये लड़ाई
ब्रूटली 7 साल चली। पर हमारे देश में एक दिक्कत है ना, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनके बीच में फाइट चल रही है, हमारा एरिया सेफ है तो कोई उन्हें साथ नहीं दे रहा था। और ये तो इतिहास गवाह है, पिक्चरें तो तुमने भी देखी है कि कोई भी राजा अगर लड़ाई में फंसता है तो दूसरे लोग उसका साथ नहीं देता। हमारा किधर है, हम क्यों किसी के पछड़े में पड़े। पर बिग पिक्चर हम देख नहीं पाए ना, जो हमने बाद में सहनी पड़ी। और जब उन्हें वहां का रूल मिल गया, देखो, बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 फ्रेंच फोर्ट्स टेकन बाय द कंपनी वर रिटर्न टू them, some of them being razed to the ground, but the French never recovered, and only 6 years later French East India Company collapsed, although stations remained in the possession of France। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय बाय टाटा, फ्रांस को निकाल, ठीक है। और धीरे धीरे ब्रिटेन का रूल जो है वो बढ़ते लगा। वो कैसे बढ़ने लगा, आज जो चाइना कर रहा है वो ब्रिटेन की देन, उन्हीं की सोच। उन्होंने क्या करा, जो राजा थे उन्हें फ्री के पैसे देते रहे एज अ लोन। वो 10,000 मांगते थे तो वो 1 लाख देते, वो देते गए, उन्हें पैसे मिलते गए। अब उन्हें अच्छा भला पैसा मिल गया, अच्छा रूल करने लग गए वो, ठीक है। अब टाइम आया, उन्होंने पैसा वापसी मांगना शुरू किया। अब या तो पैसा दे दो, और या फिर उन्हें क्या स्कीम दी, का तुम राजा हो ना, तुम राजा रहो, जगह हमारी, तुम्हें राजा मान लेंगे। तो राजा जो होते थे वो नकली प्राइड में खुश रहते थे, क्योंकि हमें राजा ही बुलाया जा रहा है ना, या तो हमसे फाइट कर लो, और अगर फाइट करी तो हारोगे ही हारोगे। वो उन्हें क्लैरिफाई कर दिया गया था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो ये राजा थे ये मान, और थोड़े टाइम बाद राजाओं को लात मार, ठीक है। और ऐसी अलग अलग पॉलिसी लाए थे ना, डलहौजी की पॉलिसी, कि अगर तुम्हारा कोई क्या कहते हैं, अगर एम्परर नहीं होगा तो तुम्हारी जगह हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे राजाओं को हटाने लगे। मराठा स्ट्रांग थे, फाइट करते रहे काफी टाइम तक, ठीक है। बट फिर भी एक टाइम आया जब ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, स्ट्रैटेजिकली। पहले 100 साल में जगह बनाई, अगले 100 साल में पूरा कब्जा कर लिया, और अगले 100 साल में निकल गई। फिर 1857 में बैटल, क्या कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, मंगल पांडे वाला। 1858 में होना था, 57 में हो गया। उसके बाद से ना कहानी बदली। अभी तक जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, पर 1857 की म्यूटनी के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भेज दी, और इट केम अंडर द क्वींस कंट्रोल, एंड इट बिकेम द कॉलोनी, ठीक है। और यहाँ से पूरी तरीके से हमारे ऊपर इनका कंट्रोल है। तो ये एक चार्ट है कि जो पूरी की पूरी वर्ल्ड में इनकी कॉलोनीज थी उनका, ठीक है, ब्रिटेन। हालांकि और एक बात बताऊं, ये 1919 की बात है, 1919 1914 पे जाता हूँ, वर्ल्ड वॉर से पहले। तो अगर देखा जाए, ये तो कनाडा है, सिर्फ एक यूएसए पावर था, अदरवाइज ये इनकी कॉलोनीज है, ठीक है। बट ये तो ब्रिटेन ही था पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जर्मनी जो था, वहां का जो रूलर था, और रशिया था यहाँ का जो रूलर था, और ग्रेट ब्रिटेन का रूलर, यानी कि किंग जॉर्ज, काइजर और निकोलस, ये तीनों कजन्स थे, सगे कजन। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पोर्शन को छोड़ दो, नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। और नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन अफ्रीका, कि कोई साइड, ठीक है। बाकी मतलब एक यूएसए था इनके सिवा जो एक डोमिनेंट पावर था, बाकी अदरवाइज तो कंट्रोल ग्रेट ब्रिटेन का ही था। रशिया में भी वही है, जर्मनी भी वही है, और बाकी तो इन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई रखी है। और बाकी जो जगहें बच गई वहां पे लाइफ ही नहीं थी, लोग ज्यादा रहते ही नहीं। अभी भी कौन सी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पहुंच गई, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ, क्या कहते हैं, वर्ल्ड एट दैट टाइम, और इंडिया। तो अब वो टाइम आ गया कि जब इन्होंने, देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडिया, जो आज हम इंडिया देख रहे हैं, वो इंडिया कहाँ से आया, इट इज हैविंग इट्स रूट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है। अब दिखता भी है तुम्हें, कई इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, सीपी तो सब गए हो, ब्रिटिश देन। सिविल लाइंस की आज भी ऐसी कोठियां हैं जो ब्रिटिश टाइम की बनी हुई। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ करेंटली, तो उसकी पीछे पर्सनल क्लास थी, तो उसकी हवेली सी बनी हुई सिविल लाइन, काफी पुरानी थी। कहता हाँ सर, 1897 की बनी। तो कब, ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर, कब पहले किसी ब्रिटिशर की थी, फिर किसी मुस्लिम को मिली, फिर हमने ले ली।
तो द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल क्या था? ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? हमारी हेल्प करना? नहीं। फिर भी मुगल्स अच्छे थे ब्रिटिशर्स। हाँ, कुछ मुगल्स हैं जिन्होंने बहुत ही बारबेरिक काम करे, बट जनरली अगर मैं कहूँ 70% मुगल अच्छे ही थे, 70 शायद 80 भी होंगे, जो हमारी कंट्री में आए, उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा, हमारी कंट्री की इज्जत करी, कोई ऐसा गलत काम नहीं करा। बट हाँ, कुछ गलत लोग भी आए जो गलत इन्फ्लुएंस में थे, जिन्होंने देश को डिस्ट्रॉय करा। पर ब्रिटिशर्स तो सोच के ही आए थे कि हमें लूट के जाना। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या बनाया? फीडर इकोनॉमी, कि जिनसे उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा और मार्केट जिन्हें वो अपना माल बेचे। जब तक ब्रिटिश रूल हमारे देश में नहीं आया था, आर इकोनॉमी वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, 85% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व। ठीक है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तकला, हमारे देश के लोग हाथ से कुछ भी बना देते, एनीथिंग। ठीक है, लकड़ी का काम, कपड़े का काम, मूर्ति का काम, कितना तगड़ा काम करा हो। कोई भी चीज उठा के देख लो। अभी जैसे एक बच्चा बता रहा था कि वो उदयपुर गया हुआ था, तो उदयपुर के आगे माउंट आबू है, वहां पे एक दिलवारा टेम्पल। ठीक है, अब वो कितनी उसकी बढ़िया हिस्ट्री है, उसे बाहर से देखो तो सिंपल सा लगता है। क्यों? ताकि जो मुगल एम्परर्स थे वो उस पर अटैक ना कर सके, पर अंदर से वो बहुत ही अमेजिंग बना हुआ। ठीक है, मतलब कोई चीज सोच भी नहीं सकता। आज की तो जनरेशन से कितनी मशीनें लगा ले, वो चीज नहीं बना सकती। उन्होंने हाथ से नकाशियां करी। उन्होंने बताया कि मतलब कोई ऐसा नहीं ये चीजें बना के ऊपर लगाई हैं, वहीं बनाई है। और उस टाइम पे उन्हें पेमेंट कैसे मिली थी पता है? कि जैसे वो नकाशी करते थे तो चूरा गिरता, गिरता है ना, जैसे अगर ठोक ठोक के बनाओगे, तो वो कहते थे चूरा बटोर के ले आओ, जितना तुम्हारी करने में गिरा, और वो तुलवा लो, जितना उसका वजन होगा उतना गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो बीच में काम करते करते काम रुक गया था, क्योंकि कुछ मुगल अटैक एंड ऑल दैट। तो जो वर्कर्स थे उन्हें तो गोल्ड में पेमेंट हुई थी, तो वर्कर्स ने वो सारा गोल्ड दे दिया, और एक मंदिर वर्कर्स का बना हुआ है वहाँ, कि उन लेबरर्स ने वो मंदिर बनवाया। वो छठा मंदिर है या पांचवा छठा मंदिर। तो इतने तो बढ़िया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट थे, क्योंकि देखो खाना चाहिए था। हमारे देश में क्या नहीं उगता? वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उठा लो, उसके बाद एक आधा बेनिफिट होगा, एक आधा लॉस होगा, कई लॉस भी हो सकते, पर हमारे पास तो सब कुछ है। जैसे अभी श्रीलंका रो रही है, रोटी भी नहीं खाने को, हम सब तो उगा लेते हैं। कोई भी टूल बोलो, हमारे देश में कुछ ना कुछ हर चीज हर जगह उग जाती है, क्योंकि हमारे पास सारा वेदर है ना। हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास बीचेस भी है, कोस्टल रीजन भी है, हमारे पास प्लेन्स भी है। ठीक है, जो भी होता है सब चीजें, हर तरीके का एनवायरनमेंट है। इसी वक्त राइट नाउ तुम्हें इंडिया के अंदर -4 5 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी मिल सकता है, और माइनस और +50 डिग्री का भी मिल सकता है। वट एवर वेदर यू वांट हमारी कंट्री में हर टाइम अवेलेबल है। तुम ऐसी जगह भी जा सकते हो जहाँ तुम्हें रेन मिल सकती, माउंटेन्स, सब कुछ है हमारे देश में। तो हम सेल्फ सफिशिएंट। हम इस चैप्टर को ना 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसे थी, डेमोग्राफी कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। आगे से मैं ठीक देता हूँ। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन देख। हमारे देश में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करा गया 1881। ठीक है, सेंसस क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना अबाउट द पीपल हु आर रेसिडिंग इन द कंट्री। अब फिर अगली चीज आती है स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कोई भी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, कोई भी जो कंट्री होती है, उसकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 क्या होता है? जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। ठीक है, स्टेज 2 जो होता है, वहां पे बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट लो होती है, और थर्ड में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो। अब स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट हाई क्यों होता है? पुराने लोग, उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने का शौक। अब कपिल शर्मा का शो तो आ नहीं रहा टीवी पे देखने के लिए, बच्चे पैदा कर लो। ठीक है, आजकल लोग ऐसे नहीं पढ़े लिखे लोग। डेथ रेट ज्यादा था, बीमारियां ज्यादा। स्टेज 2 आया जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई, बर्थ रेट तो बढ़ता गया, डेथ रेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि दवाइयां आ गई। बट अब क्या आ गया? स्टेज 3। अब थोड़ी लोग 14 15 बच्चे पैदा करते। तुम्हारे कितने भाई बहन है? 9 10? कितने? हाँ, एक और भाई है। तुम्हारे? एक भाई है, बहन? हाँ पता है। देखो, दो दो। ठीक है, दो या एक ऐसे ही चल रहा होता है। आगे जाके जनरेशन एक पे ही आ जाएगी, क्या करना। अच्छा अच्छा, अब थर्ड स्टेज, बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी। 1921 से पहले क्या था? बर्थ रेट डेथ रेट हाई थे, और 1921 के सेकंड स्टेज शुरू।
तो इसे कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और 1921 में भी पैंडेमिक आया, स्पेनिश फ्लू। जैसे अभी 2020 में आया कोविड, तो उस टाइम पे हुआ। तो वो पहला साल था जब पॉपुलेशन कम हुई। ये पैंडेमिक इतना बुरा नहीं जितना तब आया था, कि पॉपुलेशन ही कम हो गई थी। हमारे यहाँ तो क्या 5-7 लाख डेथ हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे तो करोड़ों डेथ हुई थी, 20-30 करोड़, नहीं 20-30 करोड़ नहीं, 4-5। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, 48 एंड 40। लिटरेसी रेट वाज एज लो एज 16%। और फीमेल लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम था, पहले तो फीमेल पढ़ाते नहीं थे, यहाँ से फीमेल पढ़ रही है, ठीक है, मेल करना, सॉरी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इधर अनअवेलेबल, ठीक है, और चंक ऑफ पॉपुलेशन इज अवेलेबल विच वर इनएडिक्वेट। तो are available to a large chunk of either unavailable to large chunk of population if available were inadequate। हेल्थ फैसिलिटीज थी नहीं, और जो थी वो अधूरी थी, वो तो मुझे लगता है आज भी। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, और इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा था, 218 पर 1000, अब 40 पर 1000 हो गया, वैसे अब तो 32 पर 1000। ये डेटा थोड़ा सा पुराना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज एज लो एज 44 ईयर्स, डेटा के लोग। प्रेजेंटली इट इज 68 ईयर, वो भी अब 71.6, ठीक है। तो दिस इज द डेटा कि कैसे क्या लिविंग कंडीशन थी लोग, ठीक है। चलो अब कॉपी कर लो।